नमस्कार और आदाब। बहुत स्वागत है आपका आवाज़ द न्यूज़ चैनल की विशेष पेशकश इंडियाज़ वर्ल्ड व्यू विद हर्षित में, जिसमें हम बात करेंगे दुनिया की अहम मुद्दों की भारत के नज़रिए से। आज का हमारा मौजू बेहद ही संगीन और नाजुक है। इजराइल और ईरान की जंग में पूरा वेस्ट एशिया रीजन उबाल पर है, जिसकी चपेट में अरब के खाड़ी देश भी आ गए हैं। इजराइल और यूएस की जॉइंट ऑपरेशन में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खमेनाई की मौत हो चुकी है। वे सिर्फ ईरान के रहबर नहीं बल्कि तमाम शिया कम्युनिटी के दुनिया भर में नुमाइंदा भी थे, जिसने पूरे ही सिचुएशन को और भी ज़्यादा नाजुक बना दिया है। इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हैं कर्नल राजीव अग्रवाल। वे चिंतन रिसर्च फाउंडेशन में सीनियर कंसल्टेंट हैं। वे IDSA में सीनियर रिसर्च फेलो भी रहे हैं और साथ ही साथ विदेश मंत्रालय और मिलिट्री इंटेलिजेंस में डायरेक्टर की भूमिका भी निभा चुके हैं। कर्नल अग्रवाल, बहुत ही स्वागत है आपका इंडियाज़ वर्ल्ड व्यू के पहले एपिसोड में। थैंक यू हर्षित, और बहुत अच्छा लग रहा है कि आज आपके पहले शो में मैं आपका गेस्ट बन के आया हूं, और मैं आशा करता हूं और उम्मीद करता हूं कि ये शो बहुत अच्छे से चलेगा और सून सबकी जुमा पर आपका ये शो होगा। थैंक यू सो मच कर्नल अग्रवाल। मेरा पहला प्रश्न आपसे सीधा है। जिनेवा के 3 राउंड्स के टॉक खत्म हो चुके थे। जो ओमान के फॉरेन मिनिस्टर हैं, जो कि मीडिएटर भी थे, उन्होंने कहा था कि वी आर विद इन द रीच, द पीस डील इज विद इन द रीच। तो फिर अचानक से 28 फरवरी को क्या हुआ? हर्षित, जो आपने कहा वही कारण बन गया जिसकी वजह से युद्ध का ब्रेकआउट हुआ, क्योंकि जो यूएस और इजराइल ने कहा है कि उनके ऊपर इमिनेंट थ्रेट था, यूएस ने जो कहा है, और इजराइल ने कहा है कि एग्जिस्टेंशियल थ्रेट था, यानी उनके वजूद के ऊपर थ्रेट था। वो एक्चुअली इमिनेंट थ्रेट और इमिनेंट एग्जिस्टेंशियल थ्रेट नहीं था, वो बल्कि डर था इमिनेंट डील का। क्योंकि जैसा आपने कहा, जेनेवा में जो राउंड खत्म हुआ था, उसके बाद ओमान के फॉरेन मिनिस्टर ने वेस्टर्न मीडिया टीवी चैनल्स के ऊपर आके ऐलान किया था कि जेनेवा के टॉक्स बहुत पॉजिटिव रहे हैं, और उसमें जो ईरान ने कंसेशंस किए हैं वो ऐसे किए हैं जो आज तक ईरान ने नहीं किए हैं। और अगर मैं आपके दर्शकों को बताना चाहूं मोटे तौर पे कि ईरान ने क्या क्या कंसेशन दिए थे, तो उन्होंने सबसे पहले ये बोला था कि जो 400 केजी यूरेनियम उनके पास 60% एनरिच्ड रखा है, वो उसको डाइल्यूट कर देंगे अंडर सुपरविजन, यानी उसकी पूरी जो एनरिचमेंट का प्रोसेस था वो रिवर्स हो जाएगा। दूसरा उन्होंने कंसेशन दिया था कि आगे से जो भी वो एनरिचमेंट करेंगे उसकी कोई भी स्टॉक पाइलिंग नहीं होगी, यानी जितना एनरिच होगा उतना का उतना पूरा यूटिलाइज किया जाएगा, यूज किया जाएगा। तीसरा उन्होंने बोला था कि IAEA और इंटरनेशनल कम्युनिटी जैसा बताएगी, जिस लोअर परसेंटेज पे एनरिचमेंट बताएगी उतना ही हम करेंगे, जो कि हमारे सिविलियन यूज या मेडिकल यूज के लिए काफी होगा। और चौथा पॉइंट उन्होंने बोला था कि आने वाले इस डील के बाद IAEA जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि एटॉमिक और न्यूक्लियर प्लांट्स को मॉनिटर करता है, सुपरवाइज करता है, उसकी जैसी भी सुपरविजन वो चाहेंगे वो उनको देने के लिए तैयार था। अगर इन चारों बातों का आप निचोड़ निकालें तो ये बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि इन चारों बातों के बाद फ्यूचर में ईरान किसी भी हालत में थियोरेटिकली या प्रैक्टिकली न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बना सकता था। और यही कारण है कि इजराइल को लगा कि अगर ये बात आगे बढ़ जाती है, और वियना में जो कह रहे थे अगले हफ्ते टेक्निकल टॉक्स होंगी, उसमें किसी हद तक ये बात आगे बढ़ जाती है, तो जो वो चाहते थे कि ईरान के ऊपर अटैक करके ईरान के रेजिम को चेंज किया जाए या उनके बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को और मिलिट्री कैपेबिलिटी को बिल्कुल ध्वस्त किया जाए, वो जो उनका मंसूबा है, जो उनकी ख्वाहिश है, वो हमेशा के लिए धरी की धरी रह जाएगी। और यहां पे अगर मैं आपका 1 मिनट और लेके बताना चाहूं दर्शकों को कि जो ये अभी हुआ है वो पिछले साल जून में जो हुआ था उसका बिल्कुल रेप्लिका है या मिरर इमेज है। अगर दर्शकों को याद हो, 15 जून को लास्ट ईयर यूएस और ईरान के बीच में न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर 5वें दौर की बात शुरू होनी थी, और सभी रिपोर्ट्स के से ये पता चल रहा था, यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से भी और ईरान की तरफ से भी, कि काफी ज्यादा कन्वर्जेंस आ गया है मामलों के बारे में, और हो सकता है 5वें या आने वाले दौर में किसी प्रकार की न्यूक्लियर डील हो जाए। जी। नतीजा क्या निकला? 13 जून को ही इजराइल ने प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करके वो पूरा किस्सा वहीं का वहीं खत्म कर दिया। तो जो जून 2025 में हुआ वही आज हम उसका मंसूबा दोबारा देख रहे हैं।
तो आपकी बात से मुझे लगता है कि इसराइल, खासकर कि इसराइल और शायद यूएस भी कभी भी कमिटेड नहीं थे इस पूरे पीस नेगोशिएशन को लेकर के। इससे दूसरा प्रश्न ये उठता है कि जो जून में 12 डे वॉर हुआ, उसका जो नाम इसराइल ने दिया वो था ऑपरेशन राइजिंग लायन, और इस बार का जो उनका नाम है वो है ऑपरेशन रोरिंग लायन। तो आप इस टाइमिंग के बारे में क्या कहेंगे कि जून से लेकर के ये फेब एंड में जो हुआ, इसका टाइमिंग की विशेषता क्या है? टाइमिंग की विशेषता हर्षित, मैं ले जाना चाहूंगा आपको दिसंबर 28 से इसका मैं ज़्यादा टाई अप करना चाहूंगा, बिकॉज दिसंबर 28 को अगर दर्शकों को याद हो कि ईरान में इकोनॉमिक रीजंस की वजह से इंटरनल प्रोटेस्ट शुरू हुए थे, जब उनकी जो नेशनल करेंसी है रियाल, उसका बहुत ज़्यादा डिवैल्यूएशन हो गया था और 1.4 मिलियन रियाल के ऊपर $1 पहुंच गया था। साथ के साथ अनएम्प्लॉयमेंट बहुत यूथ को परेशान कर रहा था, इन्फ्लेशन बहुत हाई हो गया था, इलेक्ट्रिसिटी की शॉर्टेज थी, बार बार जो है इलेक्ट्रिसिटी जा रही थी, और प्लस पिछले कुछ महीनों में यानी अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में तेहरान और उसके आसपास के इलाकों में पानी की बहुत शॉर्टेज हो गई थी। तो ये सारी चीजें मिला के जनता में काफी रोष था, अनरेस्ट था, जो कि 28 दिसंबर को शुरू हुआ। और पहले कुछ दिनों में अगर आपने फॉलो किया हो, अराउंड 5 या 6 जनवरी तक प्रोटेस्ट पीसफुल थे, और ईरानियन रेजिम ने भी जो एक सख्त रुख अपनाने वाला जो उनका रहा है वो उन्होंने नहीं अपनाया था। उन्होंने कहा था ये जो इनके प्रोटेस्ट हैं और जो इनके ग्रीवेंसेस हैं वो जेन्युइन हैं, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि इकोनॉमी को रिवाइव करें। इट वाज ओनली जब बाद में इजराइल और यूएस ने एक्सटर्नली सपोर्ट करके और प्रॉप करके प्रोटेस्ट को रेजिम चेंज में बदलने की कोशिश की, उसके बाद रेजिम ने बहुत सख्त रूप अपना के और क्रैकडाउन किया था प्रोटेस्ट के ऊपर, और जिसमें कोई कहता है 12,000 मारे गए, कोई कहता है 20,000 मारे गए, कोई कहता है 32,000 भी मारे गए। तो ये एक सिचुएशन जो क्रिएट हुई थी, उसके बाद इजराइल और यूएस को लग रहा था कि इससे पहले कि प्रोटेस्ट की सिचुएशन पूरी तरह से खत्म हो जाए, ये एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है जिसको नहीं जाने देना चाहिए। और इसलिए अगर आपको याद हो, पहले जो यूएस इजराइल के अटैक की बात चल रही थी, वो चल रही थी 16-17 जनवरी के आसपास जी। पूरा ये डिले मेरे हिसाब से इसलिए हुआ बिकॉज उनके जो मिलिट्री एडवाइजर्स हैं, जो जनरल्स हैं, उन्होंने एडवाइस किया कि इतनी हमारी मिलिट्री बिल्डअप अभी पक्की नहीं है कि हम एक फुल ऑल आउट ऑफेंसिव की तरफ जा सके। और मेरे ख्याल से बिल्डअप करने में, नेवल एसेट्स को इकट्ठा करने में, जो आपके बॉम्बर और फाइटर मिशन हैं उनको इकट्ठा करने में समय लगा। और जो एक जेनेवा में बातचीत का दौर चल रहा था, वो एक मेरे ख्याल से आज अब हम देखते हैं तो एक बेसिकली कवर अप था। उनका डिसीजन ऑलरेडी हो चुका था कि भी हमने ये लॉन्च करना है जी। और अब क्योंकि ईरान के सुप्रीम लीडर, जो कि ज़्यादातर सारी ताकतें उनके हाथ में थी, उनकी मौत हो चुकी है, तो एक नई लीडरशिप काउंसिल का गठन हुआ है जिसमें 3 मेंबर हैं, जिसमें प्रेसिडेंट मसूद पेजेश्कियान हैं, जुडिशरी चीफ एजाई हैं, और साथ ही साथ अली रजा हैं जो कि गार्जियन काउंसिल के मेंबर भी हैं। करेक्ट। तो आप क्या हमारे दर्शकों को ये बताना चाहेंगे कि ये लीडरशिप काउंसिल कब तक रहेगी, और इसके बाद अंततः जो सुप्रीम लीडर का चयन होना है वो कैसे असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स करते हैं? हर्षित, सबसे पहली बात तो ये है कि जो यूएस इजराइल ने एक स्ट्राइक के द्वारा जो ईरान की मिलिट्री एंड पॉलिटिकल लीडरशिप को टारगेटेड असैसिनेशन किया 28 फरवरी को, उसमें ही खमेनी की भी मौत हुई थी, अलॉन्ग विद मिनिस्टर ऑफ डिफेंस, चीफ ऑफ इंटेलिजेंस और कई सारे और भी हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स थे। बट आप ये देखिए, जो उनकी कैलकुलेशन रही होगी कि खमेनी को हटाने से एक जो उसका दबदबा था वो खत्म हो जाएगा, और जैसा आपने कहा कि सिंगल पॉइंट लीडरशिप थी उसकी, उससे जो है रेजिम वीक हो जाएगा उसके जाने से, और उससे जो है इनके ऑपरेशंस और रेजिम वीक होने से ईरान की सत्ता पलट हो जाएगी या गिर जाएगी। हुआ क्या है? हुआ बिल्कुल पलट है जी। खमेनी के जाने से जो एक रेजिम की स्ट्रेंथ थी और जो रिजॉल्व था वो और भी पक्का हो गया है। और सिर्फ रेजिम नहीं, जो इंटरनली भी ईरान में लोग खमेनी के रूल के साथ वाकफियत नहीं रखते थे, वो भी अब रेजिम के साथ आ गए हैं। और इसका क्या कारण है? कारण यह है कि खमेनी सिर्फ पॉलिटिकल लीडर नहीं था ईरान का, वो एक शिया सेक्ट का बहुत बड़ा स्पिरिचुअल और रिलीजियस लीडर भी था जी।
है ना। और इसलिए आपने देखा कि भाई ना सिर्फ ईरान में बल्कि हिंदुस्तान में भी 3-4 जगह पीसफुल प्रोटेस्ट हुए, पाकिस्तान, मलेशिया, इंडोनेशिया वगैरह में तो वायलेंट प्रोटेस्ट, वायलेंस भी हो गए हैं। कई जगह यूएस एम्बेसी और कॉन्सुलेट्स के ऊपर अटैक भी हुआ है। तो मैं ये सवाल पूछता हूं कि क्या खमेनी को उड़ाने से आपका रजीम चेंज का मकसद आसान हुआ है या और कठिन हो गया है? ये अगर किसी ने उनको सलाह दी होती तो आज ये मंचर जो देख रहे हैं ईरान का रेजिम का और ताकत बढ़ने का, सबका एकजुट होने का, वो शायद नहीं हुआ होता जी। जहां तक आपने उसकी बात की सुप्रीम लीडर की, तो लीडरशिप काउंसिल एक उनके कॉन्स्टिट्यूशन के सेक्शन 111 के अनुरूप बनाया गया है और ये तब तक रहेगा जब तक असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स दोबारा बैठ के एक नए सुप्रीम लीडर का चयन नहीं करते, जिसका कि एक बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है और उसमें टाइम लगेगा। क्योंकि ये वॉर की सिचुएशन है और जब से 1979 से ये इस्लामिक रेजिम आया है ईरान में, ये पहली बार ऐसे हुआ है कि वॉर के दौरान उनका सुप्रीम लीडर की डेथ हुई है और अब अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस में उन्हें सेक्शन 111 को लाना पड़ा। ये पहली बार हुआ है कि सेक्शन 111 के अंदर लीडरशिप काउंसिल बना है। तो ये प्रोसेस चलेगा, बट मोटे तौर पे जो हमें समझना है कि जो मेरे हिसाब से यूएस और इजराइल समझ रहे थे कि खमेनी को हटाने से रजीम गिर जाएगा, वो मेरे ख्याल से उल्टा पड़ गया है। रजीम और स्ट्रांग हो गया है और एकजुट हो गया है। जी बिल्कुल। अगर उन्होंने ध्यान दिया होता तो जून में जो 12 डे वॉर हुआ था उसके बाद एक जो आशंका थी शायद इजराइल की और यूएस की भी कि इसमें अब लोग बढ़ चढ़ के रोड पर आएंगे और टेक ओवर करने की कोशिश करेंगे, जो कि हमें बहुत कम दिखा। बल्कि जो रैली अराउंड द फ्लैग का पूरा फिनोमेनन हमने ऑब्जर्व किया वो इस बार भी हम देख रहे हैं। अब खैर सुप्रीम लीडर की मौत हो चुकी है, जब तक नए सुप्रीम लीडर चुने नहीं जाते हैं तब तक एक लीडरशिप काउंसिल गठन हो चुका है। लेकिन आपका क्या मानना है कि जब सुप्रीम लीडर नए आ भी जाएंगे, क्या वो इतने कम वक्त में और इतने नाजुक वक्त में वो पकड़ बना पाएंगे? और वो जो वैक्यूम क्रिएट होगा आपके हिसाब से उसमें आईआरजीसी यानी सेपा, उसका क्या रोल हो सकता है? और एक लॉन्ग टर्म में जो उनकी रेगुलर आर्मी है आर्तेश और आईआरजीसी, उनके बीच में क्या आप एक पावर टसल होता हुआ देखते हैं? देखिए हर्षित, खमेनी मेरे ख्याल से 36 या 37 साल तक सुप्रीम लीडर थे ईरान के। तो 36-37 साल एक बहुत लंबा समय होता है और उस समय में उन्होंने अपनी एक पर्सनल लीडरशिप और कंट्रोल के द्वारा एक अपनी जगह बनाई थी। जो भी नया सुप्रीम लीडर आएगा उसे उस तरह के लीडरशिप या कंट्रोल को आने में समय लगेगा। लेकिन जो मैं आपको कहना चाह रहा हूं कि सुप्रीम लीडर चाहे एक्स आए चाहे वाई आए, जो ईरान के एक पावर का एक पॉलिटिकल और एक पॉलिटिक्स और गवर्नेंस का जो स्ट्रक्चर है वो इतना मल्टी लेयर्ड है, उसमें इतनी सारी लेयर हैं हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली कि आप उसको सिर्फ एक या दो लेयर ऑफ लीडरशिप हटाने से खत्म नहीं कर सकते। और जो कि हम देख रहे हैं, आपने आईआरजीसी के कमांडर को जून में असैसिनेट किया, दोबारा दूसरा हुआ, उसको आपने असैसिनेट किया, तीसरा हुआ, उसको इस बार आपने असैसिनेट किया, अब ये चौथा आ गया है। तो ये इनको समझना पड़ेगा कि ईरान लीबिया नहीं है, ईरान इराक नहीं है, ईरान सीरिया नहीं है जहां पे एक सिंगल ऑटोक्रेटिक लीडर को हटाते ही पूरा ढांचा ढह जाता है। ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स मल्टी लेयर्ड गवर्नेंस का स्ट्रक्चर है जिसमें इंडिविजुअल मैटर नहीं करता, सिस्टम मैटर करता है। तो आपका गार्जियन काउंसिल है, एक बहुत पावरफुल बॉडी है। आपका असेंबली ऑफ एक्सपर्ट है, जैसे आपने बताया, जो कि सुप्रीम लीडर को चुनता है। आपका जुडिशियरी है जो कि पावरफुल है। सुप्रीम लीडर के अंदर आपने जैसे बताया रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर है, जो कि जिसका कि सिर्फ पूरा एम या फोकस है कि आपने रजीम की रक्षा करनी है। उसके अलावा आपके पास किसी भी देश के में जैसे होती है एक रेगुलर आर्म फोर्सेस भी हैं। तो ये इतने बड़े कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को आप सिर्फ लीडरशिप को हटा के खत्म नहीं कर सकते। जी, ये तो रही ईरान के अंदर की बात। अगर हम इसके बारे में बात करें कि जो बाहरी देश है वो तो बहुत क्लियर है कि इसराइल के साथ कौन है, यूएस के साथ एक पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड जो में आता दिख रहा है। लेकिन ईरान के साथ एक जो आशंकाएं थी, लगाई जा रही थी कयास की चाइना और रशिया किसी ना किसी कैपेसिटी में, अगर बहुत बढ़ चढ़ कर नहीं, क्योंकि रशिया तो अपने यूक्रेन में भी इन्वॉल्व है, उस बार में आप क्या देखते हैं कि आप इसमें चाइना और रशिया का या नॉर्थ कोरिया का भी क्या रोल देखते हैं? देखिए, ये पहले से ईरान को भी मुझे उम्मीद है मालूम था
और जो भी इस एरिया के बारे में पढ़ता है, एनालिसिस करता है, उसको क्लियर रहा होगा कि अगर लड़ाई छिड़ती है तो रशिया और चाइना डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होंगे, यानी वो अपने मिलिट्री एसेट्स डिप्लॉय करके और अपने ट्रुप्स, फाइटर्स या नेवल एसेट्स के द्वारा लड़ाई में शामिल नहीं होंगे। रशिया और चाइना का बहुत क्लियर रोल था कि ईरान के जितने हाथ मजबूत कर सकते हैं वो करेंगे, चाहे वो वेपन प्लेटफॉर्म्स के द्वारा करें, सर्वेलेंस सिस्टम्स के द्वारा करें। बहुत सारी न्यूज रिपोर्ट्स आई थी, अगर आपको याद हो, लड़ाई छिड़ने से पहले कि ईरान को चाइना ने बहुत ही एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम दिए हैं, रेडार सिस्टम दिए हैं। इमेजरी भी आई थी कि चाइना की सैटेलाइट्स ने ईरान को बिल्कुल अपडेटेड डिप्लॉयमेंट दिया यूनाइटेड स्टेट्स फोर्सेस का, जो कि पूरे गल्फ के रीजन में है। देवर रिपोर्ट्स की रशिया ने भी ईरान को वायदा किया है कि Su-30 एयरक्राफ्ट या Su-35 एयरक्राफ्ट देगा, उनके पायलट्स को ट्रेन करेगा। इस्कंदर मिसाइल्स की भी कुछ बात चल रही थी कि शायद, तो ये बात बहुत पहले से क्लियर थी कि रशिया और चाइना डायरेक्टली इस लड़ाई में शामिल नहीं होंगे, बैक एंड से जो सपोर्ट वो कर सकते हैं वो करेंगे। तो और साथ ही साथ जो बाकी रीजन में जो उनके प्रॉक्सी ग्रुप्स हैं, सो कॉल्ड, जो एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस है, हिजबुल्ला है लेबनान में, हुतीस हैं यमन में, इराक में है कताइब हिजबुल्ला, अब खैर शिया मिलिशियास कुछ तो रह गए हैं सीरिया में, मगर एक जो लीडरशिप थी वो तो अब ईरान के साथ नहीं रही है। अब इनका क्या उभरता हुआ रोल देखते हैं। आज सुबह ही हमें खबर आई है कि लेबनान और इसराइल में भी वॉर छिड़ गई है, मिसाइल्स का बैक एंड फोर्थ हुआ है। तो क्या ये हमें 12 डे वॉर जून में जो एक बहुत ही लिमिटेड रोल रहा था इन रीजनल प्रॉक्सीज का, इस बार भी वो लिमिटेड ही रहेगा या फिर थोड़ा और बढ़ चढ़ के इनका इन्वॉल्वमेंट होगा? इसमें हमें यह देखना है कि उनकी कैपेबिलिटी इस समय क्या है। तो पिछले 2 साल में गाजा वॉर के दौरान इसराइल ने हिजबुल्ला को बिल्कुल खत्म कर दिया था। उसकी जो एक मिलिट्री कैपेबिलिटी है बिल्कुल ही जमीन पे आ गई है। सीरिया में असद के जाने के बाद जो वहां पे प्रॉक्सी ग्रुप्स थे वो बिल्कुल खत्म हो गए हैं, बिखर गए हैं। जो सिर्फ इराक में जो उनके पीएमएफ हैं और बाकी जो ग्रुप्स हैं वो अभी भी सशक्त और प्रेजेंट थे। यमन के हुतीस हैं जिसे मैं कहता हूं वाइल्ड कार्ड, और उन्होंने परसों भी अनाउंस किया था कि हम ईरान को ज्वाइन कर रहे हैं। और आज शायद जब मैं आते हुए रास्ते में देख रहा था कि सऊदी अरेबिया की जो अरामको ऑयल फील्ड के ऊपर एक मिसाइल या ड्रोन गिरा है, हो सकता है वो हुतीस ने फायर किया हो, जैसा कि वो पहले कर चुके हैं। 2019 में भी उन्होंने सक्सेसफुली सऊदी अरेबिया की ऑयल फील्ड्स के ऊपर फायर किए थे। प्लस हुतीस ने डिक्लेयर कर दिया कि रेड सी बबल मंदब, जिसके थ्रू पूरी दुनिया का ट्रेड फ्लो करता है, उसको उन्होंने क्लोज कर दिया है। और अगर आपको याद हो, गाजा वॉर के दौरान भी उन्होंने किया था, और यूनाइटेड स्टेट्स, अमेरिकन वॉरशिप्स, यूरोपियन यूनियन ने भी एक मिलिट्री अपना आर्माडा भेजा था, बट कोई भी हुतीस को आज तक पूरी तरह हरा नहीं सका है। तो हुतीस का एक रोल रहेगा जिसे आप कह सकते हैं न्यूसेंस वैल्यू, कि वो बिना कुछ ज्यादा किए एक उनके वेस्टर्न के जो प्लान है उसमें पूरा कहीं ना कहीं वो भेद डालते रहेंगे। जहां तक इराकी मिलिशिया का सवाल है, मैंने आज सुबह पढ़ा कि जो यूनाइटेड स्टेट्स का एक बहुत बड़ा वेपन्स एंड एम्युनिशन डिपो था इरबिल में, उसको बिल्कुल बर्बाद कर दिया गया है। और अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि ये मिसाइल जो है ईरान से नहीं आया था, ये वहां पे जो लोकली इराक में जो शिया मिलिशिया थे उनमें से किसी ने फायर किया है। हिजबुल्ला ने, जैसे आपने बताया, ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया है, और कल रात उन्होंने रॉकेट्स फायर किए हैं नॉर्दर्न इजराइल की तरफ। तो धीरे धीरे जैसे लड़ाई बढ़ेगी, आप देखेंगे जो लड़ाई का स्कोप है वो एक्सपैंड करता जाएगा। और ईरान ने इस बार कोई शक नहीं छोड़ा है कि भाई ये लड़ाई आर पार की है। उन्होंने जितने भी अपने गल्फ ब्रदर नेशंस थे उनके ऊपर भी मिसाइल और ड्रोन दागे हैं, ये कहते हुए कि भाई ये अमेरिकन बेसिस हैं जिनके ऊपर हम दाग रहे हैं। हाउएवर लड़ाई में जैसा कि हम जानते हैं कि हर चीज बिल्कुल प्रिसाइसली वहां नहीं जाती जहां पे जाना होता है, कोलैटरल डैमेज होता ही है। तो इस बार जो एरिया एंड स्कोप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है वो 12 डे वॉर से बहुत ज्यादा ऑलरेडी बढ़ चुका है और बढ़ने की संभावना है। आपने जिक्र किया रेड सी में, बबल मंदब में, यमन का, जहां पर हुथीस एक बहुत बढ़ चढ़ कर अपना रोल निभा रहे हैं। साथ ही साथ जो हमने 12 डे वॉर में नहीं देखा और जो हमने इस बार देखा है कि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज को IRGC ने ब्लॉक करने की बात करी है। इवन दो ये उन्होंने इसको फॉर्मलाइज नहीं किया है, मगर इतना उनके कहने पर भी जो भी शिप्स थे जो वहाँ रेगुलरली वहाँ से निकलते थे, उन्होंने कुछ दिन का अपना डिले बता दिया है। कुछ लोग का ऑलरेडी प्रीमियम इंश्योरेंस जो है वो हाइक पे हो गया है। 20% जो
20% से ज़्यादा जो डेली वहाँ से ऑयल निकलता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से, उससे ना सिर्फ भारत बल्कि दुनिया के तमाम देश इम्पैक्ट होंगे। तो इसमें आप ये क्या देखते हैं कि बाकी देशों की, जैसे जो खासकर जो इम्पैक्ट होंगे, जो जापान है, चाइना है, इंडिया है, उनका इसमें क्या रोल रह सकता है इस पूरे वॉर को एक्सपेंड होने से रोकने में? यही मैं आपको कह रहा था कि इस बार जिस प्रकार से लड़ाई छिड़ी है, और ईरान ने पहले ही क्लियर कर दिया था कि इस बार अगर लड़ाई छिड़ी तो इसका स्कोप बहुत एक्सपेंडेड होगा और उसके लिए जिसने लड़ाई छिड़ी है वो जिम्मेवार होगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज उन्होंने ऑफिशियली बंद नहीं किया है, लेकिन किया क्या है, उन्होंने जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जो टैंकर्स और शिप्स जाती हैं उनका जो लोकल कम्युनिकेशन नेटवर्क है उस पर सिर्फ उन्होंने आगाह करने के लिए डाला था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से अभी शिप्स को ले जाना सेफ नहीं है। दूसरा उन्होंने क्या किया, 3 टैंकर्स जो कि सस्पेक्ट टैंकर्स थे जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के इधर या उधर जा रहे थे, उनके ऊपर फायर किया और वो तीनों टैंकर्स जो है उनमें आग लग गई है। सिर्फ इतना करने से ही पूरा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का ट्रैफिक ऑलमोस्ट वर्चुअली बंद हो गया है। दुनिया की जो सबसे बड़ी शिपिंग कंपनी है मर्स्क, उसने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से वो अपने सारे ऑपरेशन सस्पेंड कर रहा है। इंश्योरेंस प्रीमियम जैसे आपने बताया काफी बढ़ गया है, और इन सब के रहते रहते ऑयल के प्राइस जो लड़ाई शुरू होने से पहले $71 से मेरे ख्याल से 78 या $80 ऑलरेडी पहुंच गए हैं, और ये कहा जा रहा है कि अगर लड़ाई 2-4 दिन और चली तो हो सकता है $100-110 भी पहुंच जाए। और इन सब के लिए जापान, कोरिया, चाइना ये सारे मेजर ऑयल इंपोर्टर्स हैं, बट मैं अपने भारत के लिए बात करना चाहूंगा क्योंकि हमारा मेजॉरिटी एनर्जी सिक्योरिटी का जो डायमेंशन है वो फुलफिल कहां से होता है, वेस्ट एशिया से होता है। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ऑयल और गैस आना बंद हो जाएगा, बबल मंदब हौतीस बंद कर देंगे, तो हमारी एनर्जी सिक्योरिटी के ऊपर बहुत बड़ा घात लग सकता है। हमारे पास जो स्ट्रैटेजिक ऑयल रिजर्व्स हैं जो कि यूएई ने हमारे यहाँ पे ऑन ग्राउंड रखे हुए हैं, प्लस जो हमारे फ्लोटिंग टैंकर्स हैं अरेबियन सी में जिनको फ्लोटिंग ऑयल रिजर्व्स कहते हैं, वो सब मिला के जो रिपोर्ट्स कुछ मैंने देखी हैं वो कहते हैं 20, 22 या 30 दिन तक ही हमें सपोर्ट कर सकते हैं। उसके बाद क्या होगा? और आपने जो है यूएस प्रेशर में आके रशिया से ऑयल लेना का मना कर दिया, तो क्या आप दोबारा अब फोर्स होंगे रशिया से ऑयल लेने के लिए? और रशिया से ऑयल आएगा कैसे? अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है, रेड सी बंद है, तो क्या आपको व्लादिवोस्टोक और पैसिफिक ओशन होते हुए ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर के थ्रू लाना पड़ेगा? तो ये बहुत सारे सवाल हैं जो हमारी एनर्जी सिक्योरिटी पे हैं। प्लस हमें ये नहीं भूलना चाहिए 90 लाख लोग हमारे उस रीजन में रह रहे हैं जी। किसी भी कंट्री का, किसी भी देश के इतने नागरिक गल्फ में नहीं रहते हैं जितने कि इंडिया के हैं। 30-35 लाख लोग आपके यूएई में हैं, 30-35 लाख लोग आपके सऊदी अरेबिया में हैं, 25 से 27 लाख लोग आपके कुवैत में हैं और बाकी जगह हैं। अगर लड़ाई एक्सपैंड होती है और मिलिट्री बेसिस के साथ साथ अब सिविलियन पॉपुलेशन सेंटर्स भी टारगेट होने शुरू हो जाते हैं, और वहां पे जो इंडियन जनता है वो इंडियन गवर्नमेंट से हाई तौबा बचाने की मदद मांगती है, तो क्या कैपेबिलिटी है, क्या हमारे पास रिसोर्सेज हैं कि हम 10, 20, 25, 30, 90 लाख लोग को ला सकते हैं? इट इज अ नाइटमेयर सिनेरियो एज फार एज द गवर्नमेंट इज कंसर्न। और ये इसलिए मैं कह सकता हूं बिकॉज लास्ट मेजर इवैक्यूएशन जो हमने किया था वो किया था 2015 में, जब सऊदी अरेबिया कोलिशन ने यमन पे अटैक किया था। तब मार्च 2015 में इंडियन गवर्नमेंट ने सऊदी अरेबिया से बात करके अपने लिए एक कंसेशन लिया था जिसमें उन्होंने एक स्मॉल विंडो दिया था कि हम नेवल शिप्स के द्वारा जिबूती तक हम लोगों को ला सकें और वहां से फिर अपने लोगों को वापस इंडिया ला सकें। उन 60-65 हजार लोगों को लाने में हमें ऑलमोस्ट 20-25 दिन लग गए थे, और यहां हम 90 लाख लोगों की बात कर रहे हैं। ऑलरेडी दुबई में जिस तरह के स्ट्राइक्स हो रहे हैं, ड्रोन के अटैक्स हो रहे हैं, लोगों में हड़बड़ी मरना शुरू हो गई है। सो ये हमारे लिए एक और बड़ा पहलू है, एनर्जी सिक्योरिटी भी प्लस हमारे जो लोग वहां पे। तो कुरन अग्रवाल, आप इस सबको खत्म होता कैसे देखते हैं? ईरान ने अब किसी भी, जाहिर सी बात है, नेगोशिएशन के लिए मना कर दिया है। इजराइल ने बोला है कि अभी कुछ दिन लगातार और भी अटैक्स चलते रहेंगे। यूएस ने बोला है कि हम टॉक्स के लिए रेडी हैं, उनको खबर आई है कि ईरान भी रेडी है, मगर अब ईरान ने मना कर दिया है। और जैसे आपने समझाया हमारे व्यूअर्स को कि जो स्टेक्स हैं वो ना सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया के लिए बहुत ही ज़्यादा हाई हैं, तो इसको ख़त्म होता हुआ आप कैसे देखते हैं? ये हर्षित बहुत ही मुश्किल सवाल है, और जिस तरह से अभी तो आज तीसरा दिन है
तो अभी तो लड़ाई और बढ़ेगी इससे पहले कि आपका जो पीक पहुंचे और डाउन हो। और मुझे नहीं लगता इस समय कि ईरान किसी भी सीज फायर के लिए या टॉक्स के लिए राजी है। जिस प्रकार से उसके ऊपर अटैक हुए हैं, जिस प्रकार से जो वो कहते हैं कि हमारे साथ धोखा हुआ है, नेगोशिएशन के दौरान 2 बार हमला। हाँ, 2 बार हमला। तो वो कहते हैं भाई आपकी जुबान का, आपके नेगोशिएशंस का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि आप खुद 2 बार धोखा दे चुके हैं खुलेआम। सो मुझे नहीं लगता ईरान कुछ करेगा। यूएस ने जो डाला है वो एक प्लांटेड लीक जिसे कहते हैं, वो है कि ईरान टॉक्स के लिए तैयार है। बिकॉज यूएस बेसिस पे जिस प्रकार से डैमेज हो रहा है, चाहे आप कुवैत देख लें, चाहे आप बहरीन देख लें, यूएई का अल दाफरा एयरबेस देख लें, और जिस प्रकार से उनके बाकी जगहों पे हमला हुआ है, इराक में उनके बेस के ऊपर हमला हुआ है, उन्हें इसकी उम्मीद नहीं थी। प्लस डिस्पाइट द बेस्ट एयर एंड मिसाइल डिफेंस शील्ड, इजराइल में भी कई ईरानियन मिसाइल्स नीचे टारगेट तक पहुंच रहे हैं। जेरूसलम के एक इलाके में तो पूरा का पूरा ब्लॉक उड़ गया है, और कह रहे हैं कि बहुत लोगों की उसमें जान गई है, बिकॉज इजराइल ने अभी तक काफी रेस्ट्रिक्ट किया हुआ है वहां से जो फुटेज और इंफॉर्मेशन आनी चाहिए। सो मुझे लग रहा है कि ईरान तो जरूर मार खाएगा ही खाएगा, बिकॉज उसके पास डिफेंसिव सिस्टम्स कुछ नहीं है। एयर डिफेंस, मिसाइल डिफेंस उसके पास कोई भी इफेक्टिव नहीं है। तो इजराइल और यूएस के एयरक्राफ्ट या मिसाइल जब जहां चाहें उस पर अटैक कर सकते हैं। बट ईरान बहुत बड़ा देश है, इजराइल बहुत छोटा देश है, यूएस के बेसिस बहुत छोटे हैं, और उनमें कैजुअलिटी सहने की जो क्षमता है यूएस और इजराइल में बहुत कम है। 3 सोल्जर्स की अभी ऑफिशियली डिक्लेयर हुई है मौत, और उसके लिए ट्रंप कह रहा है कि मैं इसका बदला लूंगा। तो 3 के अगर 30 हो जाएंगे तो आप क्या करोगे? सो इनके लिए बहुत ही धीरे धीरे विकट समस्या होती जा रही है। अगर रजीम अगले 3-4 दिनों की लड़ाई में घुटने पे नहीं आया और सरवाइव कर गया, और आईआरजीसी, आर्मी और पुलिस में कोई फूट नहीं पड़ी, और उन्होंने रजीम का साथ देने से मना नहीं किया, और तीसरी बात कोई पॉपुलर अपराइजिंग ईरान में सडनली नहीं हुई, तो ये लड़ाई को बंद करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और ईरान इस समय मुझे नहीं लगता किसी भी हालत में सीज फायर के लिए एग्री करने वाला है। कुलन अग्रवाल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस खास बातचीत का। आपने समय निकाला और हमारे व्यूअर्स को इस पूरी ही पेचीदा जो भी सिचुएशन है उसके बारे में समझाया। डियर व्यूअर्स, तो ये थी हमारी खास बातचीत ईरान और इजराइल की मौजूदा जंग के हालात के बारे में, जिसमें हमारे रूबरू थे कर्नल राजीव अग्रवाल। हम इसी तरह दुनिया के संगीन मुद्दों पर चर्चाएं आपके लिए लाते रहेंगे। आप अपना साथ यूं ही बनाए रखें। टिल द नेक्स्ट एपिसोड, स्टे ट्यून्ड। नमस्कार।